हम बात कर रहे थे मैटर की। मैटर को हम लोगों ने बोला हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक था हमारा फिजिकल वाला, एक था हमारा केमिकल वाला। फिजिकल मैंने आप लोगों को बता दिया था, फिजिकल का मतलब भौतिक, भौतिक रूप से देख लिया हमने। कितने पार्ट होते हैं इसके? सॉलिड, ठोस, लिक्विड द्रव और गैस। जो हमें पता चल गया कि सॉलिड, लिक्विड, गैस किस तरह से होते हैं। दूसरा पार्ट हमने क्या बताया था यहाँ पे? अपना जो पार्ट था वो कैसा था? केमिकल वाला, केमिकल, रासायनिक। अब जो केमिकल वाला होता है उसको अपन बताते हैं और कितने पार्ट में डिवाइड होगा। अब केमिकल वाले की जब हम बात करते हैं तो भौतिक हमने क्या किया? भौतिक इस तरह का या फिजिकल स्टेट हमने बताई जो देख के पता लगा सकते हो। अब तो आपको समझ में आ गया। पदार्थ या मैटर की जब हम बात करते हैं, मैटर या पदार्थ, या हिंदी में अपन इसको द्रव्य भी कहते हैं। बुक्स में आपके द्रव्य लिखा हुआ मिलेगा आपको, आप पदार्थ भी कह सकते हो। तो पदार्थ या द्रव हमने कहा, द्रव्य हमने बताया कि ऐसे चीज़ें जो कि क्या होती हैं, जो जगह घेरती हैं और उनका कुछ ना कुछ भार होता है। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या कहा कि फिजिकल और केमिकल, भौतिक और रासायनिक, दो प्रकार के क्या आपके पदार्थ हो सकते हैं। फिजिकल पदार्थ की जब अपन ने बात करी तो क्या कहा था हमने स्टार्टिंग में? भौतिक पदार्थ या फिजिकल मैटर ऐसा मैटर होगा जिसको देख के पहचान लोगे। इन द सेंस सॉलिड होगा तो आप देख के पता लगा सकते हो भाई ये सॉलिड है। वाटर रखा हुआ हो तो आप कहते हो कि भाई ये लिक्विड द्रव है। उसके बाद आपको कहीं से गैसेस की स्मेल आई, क्या अपन कह सकते हैं फ्रेग्रेंस आई, तो आप कह दोगे कि हाँ भाई ये जो मैटर है ये क्या है? गैसेस फॉर्म में है या गैस में है। इतना क्लियर है। अब जब हम मैटर को देखकर नहीं, उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर समझें, जैसे देखने पर तो आपको केमिकल जो है वो आपको गैस भी मिल सकते हैं, वो आपको लिक्विड भी मिल सकते हैं, वो आपको सॉलिड भी दिखेंगे। लेकिन आपको इनको जब हम क्या करते हैं, केमिकल वाला पार्ट, जब हम कहते हैं कि मैटर जो है अगर वो केमिकल है तो केमिकल वाला आप अपीयरेंस से पहचान नहीं पाते हो। अपीयरेंस से पहचानने की बजाय हम उसकी कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज से पहचानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, केमिकल मैटर वो मैटर होते हैं जिनको मान लो पानी में घुलता है कि नहीं घुलता। मान लीजिए आपको पानी दिया, पानी में मैंने आपको कहा कि शक्कर और नमक, आप बताओ कौन सी घुलती होगी पानी में? देखकर तो आप नहीं बता पाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा? पानी में डालोगे, घोलोगे, देखोगे भाई नमक घुल गया, शक्कर आसानी से घुली नहीं, तो आप बताओगे भाई नमक जो है वो आसानी से पानी में घुल जाता है। सॉल्ट है वाटर में इजीली डिजोल्व होता है। लेकिन अपन बात करेंगे यहाँ पर कि जो शुगर है या शक्कर है वो पानी में इजीली डिजोल्व नहीं हो पाती। तो यहाँ पे क्या है, आप देखकर थोड़े ना पता लगा सकते हो। आपको सीधा दे दिया और कहा कि आप देख के पता लगाइए, आप पता नहीं लगा पाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको एक्सपेरिमेंट को करके देखना पड़ेगा, मतलब आपको ये फिनोमेना परफॉर्म करके देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे बताते हैं केमिकल या रासायनिक पदार्थ वो हैं जिनको देखकर हम नहीं पहचान सकते, हम उनकी प्रॉपर्टीज करके या उनसे एक्सपेरिमेंट करके पहचानेंगे कि हाँ भाई ये वाले पदार्थ जो हैं ये पानी में घुलते हैं कि नहीं घुलते, आसानी से जलते हैं कि नहीं जलते, या जलते हैं तो किस प्रकार जलते हैं। तो ऐसी कई तरह के क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, हम कह सकते हैं इनके गुण होते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे कि भाई मैटर को दो में डिवाइड कर दिया। फिजिकल वाले वो देख के पहचान लो, भौतिक अवस्था देख के पहचान लो कि भाई सॉलिड, लिक्विड, गैस है। यहाँ पर जब हमें इन्हें पहचानना होता है तो हमें इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी, इनके कुछ गुण पता होने चाहिए। गुण पता कैसे लगेंगे? जब हम इनको परफॉर्म करके देखेंगे, या हम कह सकते हैं जब इनके साथ हम कुछ प्रयोग करके, एक्सपेरिमेंट करके इनको पहचानते हैं कि भाई ये केमिकल हैं, केमिकल वाले, या हम कह सकते हैं रासायनिक पदार्थ हैं। तो इन रासायनिक पदार्थ को पहचानना मतलब इनके साथ प्रयोग करके देखना, इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना या इनको देखना, यूज़ करके देखना कि ये किस तरह के होते हैं, इनका नेचर कैसा है। ये वाला नेचर आप देख के पहचान सकते हो, इनका नेचर आप प्रयोग करके या किसी के साथ यूज़ करके, किसी के साथ काम में लेने के बाद ही बता सकते हो। जैसे नमक और शक्कर थी, नमक और शक्कर को आप जब तक पानी में घोलोगे नहीं तब तक इसको देखकर नहीं बता सकते कि ये वाटर में डिजोल्व होगा कि नहीं होगा। इज दैट क्लियर? आसानी से समझ में आया आप लोगों को? तो अपन बताते हैं केमिकल वाला जब अपन ने रासायनिक बताया तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्योर, एक होता है मिक्स्ड। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जब अपन बात करते हैं यहाँ पे हमने कहा मैटर फिजिकल होगा, भौतिक जो देख के पहचान लोगे, केमिकल जिनको आपको पहचानने के लिए कुछ ना कुछ प्रयोग या कुछ ना कुछ यूज़ करके देखना पड़ेगा।
केमिकल वाले को हम दो में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला वाला मैंने आपको बताया प्योर, दूसरा वाला होगा मिक्सचर। प्योर या हम इसको हिंदी में कह सकते हैं शुद्ध, नाम से समझ में आ रहा है। प्योर मतलब शुद्ध होगा, मतलब इसमें एक ही टाइप के सब्सटेंस या फिर पदार्थ होंगे। प्योर मतलब वो होगा इट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। या हम कह सकते हैं एक प्रकार के एटम से, एक प्रकार के कणों से। वन टाइप ऑफ सब्सटेंस कह सकते हो, वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स कह सकते हो, है ना। हिंदी अगर अपन यहाँ पे पार्टिकल शब्द काम में लें तो ज़्यादा अच्छा है, पार्टिकल्स। और मिक्सचर बोलोगे कंटेन मोर देन टू टाइप ऑफ, कंटेन टू और मोर देन टू। टू टाइप ऑफ पार्टिकल, टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। अभी पार्टिकल्स क्या होते हैं इनको बाद में बताएंगे। अभी अपन ने क्या चीज़ बोली है, फिजिकल भौतिक, केमिकल रासायनिक। रासायनिक को पहचानने के लिए हमें अलग अलग प्रयोग करने पड़ते हैं। उसके बाद हमने बताया रासायनिक वाले को हम दो में डिवाइड करते हैं, एक होता है प्योर, एक होता है मिक्सचर। प्योर नाम से ही समझ में आ रहा है, प्योर मतलब शुद्ध, और मिक्सचर मतलब इसमें क्या है, मिश्रण है। इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताती हूँ। हम घरों के अंदर काम में लेते हैं, आप लोग खाते होंगे, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं। आपने देखा होगा कई बार हम लोग दाल चावल जब मार्केट से लेके आते हैं, कुछ तो दाल या चावल आप लेके आओगे, अगर आप मॉल से या किसी अच्छी शॉप से लेके आते हो तो आप खुद देखोगे उसमें कंकड़, इम्प्योरिटीज़। इम्प्योरिटी मतलब क्या होती है, अशुद्धता, जिसे हम कहते हैं चावल के अंदर कंकड़ आ गया या कोई और सब्सटेंस आ गया, दूसरा दाल या दूसरा पार्टिकल आ गया, तो क्या हुआ, चावल जो था, एक तो चावल अगर आप मॉल से लेके आते हो, मॉल इन द सेंस अगर मैं बात करूं कि चावल आप हाई क्वालिटी का लेके आए हो, एक होता है हाई क्वालिटी, एक होता है लो क्वालिटी। हाई इन द सेंस कि अगर आप ज़्यादा महंगा खरीद के लाए हो, 60 रुपये 70 रुपये, मैं कह सकती हूँ ज़्यादा महंगा, बहुत महंगा वाला लेके आए हो आप चावल, अच्छी क्वालिटी का महंगा वाला लेके आते हो, तो चावल जब आप घर में लेके आते हो तो आप उसको देखोगे ये पूरी तरह से क्लियर है, क्लीन है, आपको उसमें कोई भी इम्प्योरिटी, मैं कहती हूँ पत्थर होता है, कंकड़ होता है, कुछ कचरा हो सकता है, वो कचरा आपको वहाँ दिखेगा नहीं। इसका मतलब हम क्या कहेंगे, वो प्योर है। मतलब इट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, मतलब उसमें सिर्फ चावल के ही दाने आपको दिखेंगे। इज दैट क्लियर, समझ में आया। प्योर का मतलब आप चावल अच्छी क्वालिटी का, महंगी क्वालिटी का लेके आते हो तो आपको क्या दिखेगा उसमें, ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। इसका मतलब आपको सिर्फ चावल के दाने ही मिलेंगे, आपको कोई दूसरी इम्प्योरिटी, कोई कंकड़, पत्थर, स्टोन आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा। इसका मतलब वो क्या हुआ, प्योर टाइप का मैटर या प्योर टाइप का, या हम कहेंगे शुद्ध पदार्थ है। ये समझ में आ गया। मिश्रण की जब अपन मिक्सचर की बात करते हैं तो मैंने क्या कहा, चावल आप लो क्वालिटी का ले आओ। अगर आप लो क्वालिटी का सस्ता चावल घर में लेके आओगे तो क्या होगा, उसमें ज़्यादा कंकड़ पत्थर मिलेंगे, हो सकता है कुछ इम्प्योरिटी हो, दाल के दाने आ जाएं या कुछ और चीज़ उसमें मिक्स हो जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसको साफ़ करने के लिए। और वो जो होता है महंगी क्वालिटी का, वो क्या होता है, वो पहले से ही साफ़ करके भिजवाया जाता है, तो वो प्योर होता है। मिश्रण वाला जो होता है उसमें गंदगी होगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको साफ़ करना पड़ेगा। तो वहाँ पर चावल के अलावा कंटेन टू और मोर देन टू टाइप ऑफ पार्टिकल, मतलब सिर्फ चावल के दाने या चावल के कण आपको नहीं मिलेंगे, उसके साथ दूसरे कण भी आपको वहाँ पर रखे हुए या मिक्स फॉर्म में दिखाई देंगे। तो यहाँ पे समझ में आया आप लोगों को। प्योर फॉर्म मतलब इसमें एक ही प्रकार के पार्टिकल, एक ही प्रकार के कण होंगे। वन टाइप ऑफ पार्टिकल मतलब एक प्रकार के कण होंगे, कण कह सकते हैं हम, एक प्रकार के कणों से मिलकर बना है तो प्योर है। मिश्रण क्या है, दो या दो से अधिक प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ, दो या दो से अधिक प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ, दो या दो से अधिक प्रकार के कण इसमें उपस्थित हैं। प्योर वाला शुद्ध है, मिक्सचर वाले में मिश्रण होगा। अब प्योर वाले को भी हम आगे देख लेते हैं। प्योर को भी और हमने दो कैटेगरी में बांट दिया। शुद्ध जो है, शुद्ध क्या हो सकता है, वो तत्व भी हो सकता है, वो यौगिक भी हो सकता है। तत्व इन द सेंस, एलिमेंट इन द सेंस, इसमें क्या होगा, ओनली वन एटम, एक प्रकार का हम परमाणु कह सकते हैं इसको। परमाणु क्या चीज़ होती है मैं आपको बताऊंगी बाद में, हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इसको, परमाणु क्या होता है, कैसे होता है। तो अपन यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ओनली वन एटम होगा, मतलब एक ही टाइप के होंगे, ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ठीक है, ओनली वन टाइप ऑफ एटम। जिसमें अपन क्या कहते हैं कि अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन ही होगा, कार्बन है तो कार्बन ही होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा इनके बारे में, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन की हम बात करते हैं तो एलिमेंट या तत्व हम कहेंगे नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन से ही मिलके बना हुआ है, कार्बन मतलब कार्बन ही है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ही है। इसको अपन क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। कंपाउंड क्या होते हैं, जब एक या एक से ज़्यादा एटम वहाँ पर प्रेजेंट हो। परमाणु वन एटम नहीं होंगे, दो और मोर देन टू, दो या दो से ज़्यादा
परमाणु या एटम वहाँ पर होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे। एलिमेंट का एग्जाम्पल बता दिया, नाइट्रोजन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकती है। कंपाउंड या यौगिक का एग्जाम्पल हम बताते हैं, जैसे कि वाटर हाइड्रोजन से ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, तो ये क्या हो गया, वाटर हो गया। अमोनिया नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो गए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग हो गए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन अलग अलग हो गए। यहाँ पे हमने कहा था सेम एलिमेंट से बना हुआ होगा, ये डिफरेंट एटम से, डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होगा। ये बात समझ में आई। प्योर हमने कहा था शुद्ध फॉर्म है, एक जैसे ही होंगे इसमें। मिक्सचर में हमने कहा 2 या 2 से ज़्यादा इम्प्योरिटी, हम कह सकते हैं डिफरेंट टाइप के एटम्स वहाँ पे, कण वहाँ पे उपस्थित होंगे। अब यहाँ पे हमने क्या बताया, जब एलिमेंट की बात की, एलिमेंट हमने कहा एलिमेंट क्या होते हैं, प्योर फॉर्म वाले जो हैं वो 2 प्रकार में डिवाइड होंगे, एलिमेंट में और कंपाउंड में। एलिमेंट में अपन ने क्या कहा, एक ही टाइप के कण होंगे, एक ही टाइप के परमाणु होंगे, जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सभी तरह। लेकिन अपन यहाँ पे कंपाउंड की बात करते हैं, तो कंपाउंड में हम क्या कहते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा कण या एटम उसमें उपस्थित होंगे, जैसे कि वाटर H हाइड्रोजन ऑक्सीजन, अमोनिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन, और भी अदर्स हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम जानते हैं तो CO2 की बात कर सकते हैं। CO2 में क्या हुआ, कार्बन भी हुआ और ऑक्सीजन भी हुआ, तो ये क्या हुआ, कंपाउंड में आएगा। अब अपन बात करते हैं, अब अपन देखते हैं एलिमेंट है, एलिमेंट और कंपाउंड का देख लिया हम लोगों ने कैसे इसको क्लासिफाई किया। अब अपन बात करते हैं एलिमेंट। एलिमेंट के अंदर भी अपन इसको 3 में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला पार्ट है आपका मेटल, दूसरा है नॉन मेटल और तीसरा है मेटेलॉइड, जिसको हिंदी में आप कहते हो धातु, अधातु एंड उपधातु। मेटल आप लोगों को पता है, लोअर क्लास में हमने पढ़ा, मेटल मतलब क्या होती है, सॉलिड होगी, ठोस होगी, डक्टाइल होगी और मेलिएबल होगी। मेलिएबल क्या होती है, लचीली। हमने यहाँ पे बात करी थी, मेटल की बात कर रहे हैं। मेटल क्या होती है, एक तो शाइनिंग, शाइनिंग बोल सकते हो, शाइन बोल सकते हो। अब अपन समझते हैं व्हाट इज मेटल, व्हाट इज नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। जब अपन बात करते हैं एलिमेंट की, एलिमेंट 3 प्रकार के हो सकते हैं, मेटल, धातु। धातु मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको चमकीली दिखाई देगी, चमकीली सतह दिखेगी। धातु की जब अपन बात करते हैं, जैसे आप लोग खुद देखो, जैसे कि आयरन हुआ, आयरन की बात करते हैं अपन, लोहा, आयरन आप लोग देखते हो डेली लाइफ में। उसके अलावा आप क्या देख लोगे, और दूसरे मेटल होते हैं, घरों में अपन काम में लेते हैं, पीतल हुआ, ठीक है, ब्रास हुआ, ठीक है, तांबा हुआ, कॉपर हुआ। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, इस तरह का जो मेटल हम काम में लेते हैं। एल्यूमिनियम देखा हम लोगों ने अपने घर में, एल्यूमिनियम के हम बर्तन भी काम में लेते हैं, घर के अंदर चीज़ें काम में लेते हैं। तो अपने घरों के अंदर जितने भी देखोगे मेटल्स सारे हैं, वो मेटल आपको कैसे दिखेंगे, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहली प्रॉपर्टी शाइनिंग, चमकता हुआ दिखाई देगा। तो क्या होता है, मेटल की प्रॉपर्टी होती है वो शाइनिंग होगा। उसके बाद मैंने क्या किया, डक्टाइल। डक्टाइल इन द सेंस कि आप उसको किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, आप उसको सिंपल वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, पतली वायर बना सकते हो आप उसका। मेटल जो मिलता है, मेटल रॉ फॉर्म में है, कच्चे फॉर्म में, उससे आप क्या बना सकते हो, सिंपल वायर में कर सकते हो, इतना खींच सकते हैं अपन उसको। तो ये क्या होता है, डक्टाइल होता है। मेलिएबल हो गया, मेलिएबल का मतलब क्या हो गया, आप उसको पीट के, सॉरी, डक्टाइल को आप बताओगे लचीले से, हिंदी में जो अपन कहते हैं डक्टाइल को बोलेंगे अपन लचीला है, और मेलिएबल को क्या कहेंगे हम, आघात वर्धनीय। डक्टाइल इन द सेंस कि डक्टाइल को हम अगर शब्द काम में लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, डक्टाइल का मतलब ये हुआ कि हम क्या कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं बिना टूटे, वो एक वायर की फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो मतलब वो लचीला जैसा होगा। और अपन बात करते हैं मेलिएबल। मेलिएबल मतलब आघात वर्धनीय हिंदी में। मेलिएबल का मतलब क्या हुआ कि आप उसको पीट कर आप उसको क्या कर सकते हो, शेप दे सकते हो, डिफरेंट शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर सिंपल शीट बनानी हो हमको, शीट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे। ज़्यादा प्रेशर लगाने के बाद भी वो टूटेगा नहीं, इट मीन्स वो क्या है, मेलिएबल है। तो ये क्या होगा, कुछ मेटल के, धातु के कुछ क्या होगी, प्रॉपर्टीज़ होगी। ऐसे पदार्थ जो कि सॉलिड होंगे, जो कि डक्टाइल होंगे, ठोस होंगे, लचीले होंगे, आघात वर्धनीय होंगे और चमकदार होंगे। चमकदार मतलब शाइनिंग को होगी उनके अंदर, तो वो क्या हो जाएंगे, वो मेटल आ जाएंगे। एलिमेंट में मेटल की बात कर ली हमने। मेटल कुछ भी हो सकता है, जैसे आप लोग देखते हो आयरन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे के सारे मेटल के अंदर आते हैं। सेकेंड वाले पे आ जाते हैं अपन, नॉन मेटल। नॉन मेटल की बात करते हैं तो नॉन मेटल में इसकी प्रॉपर्टीज आप देखोगे ना, तो ये क्या होंगे,
ठोस भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं। नॉन मेटल के अंदर ये तीनों अवस्थाओं में आपको मिल जाएंगे, सॉलिड भी है, गैस भी है और लिक्विड भी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, हमने देखा था मेटल जो होता है, धातु जो होता है वो ठोस ही होता है। कुछ एक इसके एक्सेप्शन है, जैसे मरकरी। मरकरी आप लोग जानते होंगे कि जो अपन देखते हैं थर्मोमीटर के अंदर लगा हुआ होता है, जिससे टेम्परेचर नापा जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। इसके अलावा एक दो कुछ एग्जांपल्स अलग अलग हैं, लेकिन जनरली अगर आप देखोगे तो धातु हमेशा आपको ठोस या सॉलिड ही मिलेगा। लेकिन जब अपन अधातु की बात करते हैं तो वो सॉलिड भी हो सकता है, वो गैस भी होगा, वो लिक्विड भी होगा। सॉलिड में क्या ले सकते हैं अपन, अधातु में कार्बन हो गया, ठीक है, गैस के अंदर हो गया क्लोरीन गैस हो गई, ठीक है, लिक्विड में हो गया ब्रोमीन जल हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें अपन बताते हैं नॉन मेटल जो है वो क्या हो सकते हैं, सॉलिड भी होंगे, लिक्विड भी होंगे, गैस भी होंगे। अब दूसरी प्रॉपर्टी आ जाते हैं, ये क्या होते हैं, डक्टाइल नहीं होते हैं, ये लचीले नहीं होते हैं, ये आघातवर्धनीय नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप इनके ऊपर प्रहार करोगे, इन पे प्रेशर डालोगे, तोड़ने की कोशिश करोगे, टूट जाएंगे। ये क्या होंगे, मेटल की तरह आघातवर्धनीय मतलब प्रेशर सहन करने वाले या मार सहन करने वाले नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ना तो डक्टाइल है, ना मैलिएबल है, ना ही शाइनिंग सरफेस है। नॉन मेटल जो होते हैं वो कभी भी शाइनिंग नहीं होते हैं। अब इसके बाद अपन एक और प्रॉपर्टी आते हैं इसकी, ये होते हैं कैसे, ब्रिटल, BRITTLE। ब्रिटल मतलब हिंदी में आप इसको कहोगे भंगुर। ब्रिटल मतलब ये ऐसे पदार्थ हैं या भंगुर प्रकृति के हैं कि अगर आप इनको एक बार इनके ऊपर प्रहार करा, आपने इसको तोड़ने की या मारने की कोशिश की, आपने इसके ऊपर मार की, प्रहार किया, प्रेशर डाला आपने, ये इजीली क्या होंगे, अपने पार्टिकल्स में बिखर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, एक नॉन मेटल है, मतलब कार्बन का ही क्या है, एलोट्रॉप अपर रूप है, आप पढ़ के आए होंगे इसके बारे में। अगर आप ग्रेफाइट को ऊपर से नीचे गिराओगे तो क्या होगा, वो अपनी डिफरेंट लेयर्स में टूट जाएगा, परतों में बिखर बिखर सा जाएगा। तो इसका मतलब वो क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, भंगुर होते हैं कि जरा सी मार उन पे पड़ी और वो इजीली टूट गए, हट गए। तो ये अपन ने बताया कि नॉन मेटल्स होते हैं। अब मेटलॉइड क्या चीज़ होती है, मेटलॉइड या उपधातु ऐसे पदार्थ हैं जो कई बार तो धातु की प्रवृत्ति भी बताएंगे और कई बार अधातु के गुण भी समझाएंगे। कैसे समझाएंगे, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अपन देख लेते हैं, एक तो है बोरोन, बोरोन के बाद अपन बात करते हैं आर्सेनिक, उसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलिकॉन, और भी अदर एग्जाम्पल्स हैं इसके। तो अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं 2-3 एग्जाम्पल्स की। आर्सेनिक ले लिया हम लोगों ने, और क्या ले लिया, बोरोन ले लिया और सिलिकॉन ले लिया। अब आप देखोगे बोरोन जो है, बोरोन क्या होता है, इसमें दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। अगर आपको ध्यान हो तो धातु और अधातु में क्या अंतर होता है। अगर हम धातु की बात करें, मेटल की बात करें, तो आप देखना मेटल का हमेशा एक गुण होगा इलेक्ट्रॉन देना। मतलब अगर ये चीज़ है, ये हम आगे हायर क्लासेस में और पढ़ेंगे, तो आप इसको समझने के बजाय हम एक और इसकी प्रॉपर्टी ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन लेना देना क्या होता है, तो पहले हम उसको एटम को समझेंगे, उसके बाद देखेंगे। उससे पहले हम एक काम कर लेते हैं, मेटल के बारे में एक प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं ईजी सी, इसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी, या हम कहेंगे इसको चालकता। चालकता या कंडक्टिविटी की हम बात करते हैं तो क्या होता है, मेटल जो होते हैं, मेटल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन या इस तरह के पार्टिकल्स हैं। हम ये कह सकते हैं ईजी भाषा में कि मेटल जो होती है वो कंडक्टिविटी शो करती है। कंडक्टिविटी इन द सेंस, आप देख लो, अगर अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अगर आप गलती से भी किसी लोहे की छड़ से अगर आप उसको टच कर दो, आपको करंट लगेगा। क्यों करंट लगेगा, क्योंकि क्या होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसका मतलब क्या होगा, अगर आप उसको टच करोगे, छुओगे उस मेटल के थ्रू, तो उसमें आपको करंट लग जाएगा। तो इसका मतलब उनमें क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी बह रही है। इसका मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत के लिए चालकता को दर्शा रहे हैं। तो मेटल के अंदर क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है। इज दैट क्लियर। और मेटल के ऊपर, किसी भी मेटल पे आप देखोगे हमेशा आपको प्लस चार्ज ही मिलेगा। प्लस चार्ज मतलब ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इन पे प्लस चार्ज होता है। ये कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, वो हम अभी और आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लेते हैं, मेटल के ऊपर प्लस चार्ज होता है, नॉन मेटल पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर देखा जाए तो मेटलॉइड जो है उपधातु, वैसे देखा जाए तो इसमें हमने क्या कहा था कि मेटलॉइड ऐसा चीज़ है जो इसकी भी प्रवृत्ति बताएगा, इसकी भी प्रवृत्ति, इसकी भी प्रॉपर्टी को बताएगा। इट मीन्स उपधातु दोनों के गुण बताता है। जिसमें हमने एक एग्जांपल लिया बोरोन का। बोरोन एक तरह से क्या है, नॉन मेटल के अंदर आता है। बोरोन पी ब्लॉक एलिमेंट है, आपको पता होगा ये चीज़। तो अपन देखते हैं पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक एलिमेंट है बोरोन। तो बोरोन की जब हम बात करते हैं तो ये क्या चीज़ है, वैसे तो ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल में आता है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन इसके पास क्या होता है, प्लस चार्ज पाया जाता है। तो इसका मतलब ये मेटल की प्रॉपर्टी भी दर्शाता है। ये बात समझ में आई, मतलब है तो नॉन मेटल लेकिन मेटल के जैसा भी दिखेगा, अधातु होकर भी धातु के गुण को बताता है। सिलिकॉन की हम बात कर लेते हैं।
तो अपन ने देखा कि मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, चालक होते हैं, लेकिन नॉन मेटल कभी भी चालक नहीं होते, इलेक्ट्रिसिटी इनमें से फ्लो नहीं होती है। इज दैट क्लियर? समझिएगा इसको। मेटल और नॉन मेटल की बात करिए अपन ने। नॉन मेटल क्या होते हैं, कंडक्टिविटी शो नहीं करते इतनी जितनी की मेटल शो करते हैं। लेकिन सिलिकॉन की बात करते हैं तो वैसे ही किस में आता है, नॉन मेटल में, पी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन इसके अंदर क्या होती है, कंडक्टिविटी हम कह सकते हैं सेमीकंडक्टर, मतलब कुछ कुछ चालकता बताते हैं। अर्धचालक सेमीकंडक्टर आपने पढ़ा होगा, तो ये सारे क्या होते हैं, मेटलॉइड्स भी सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। सेमीकंडक्टर या हम कह सकते हैं अर्धचालक होते हैं, हिंदी में आप कहोगे अर्धचालकता को बताते हैं, अर्धचालक होते हैं। तो अपन ने ये देख लिया कि मेटल क्या होते हैं, ठोस हुए, डक्टाइल हुए, मेलिएबल हुए, शाइनिंग हुए, इस तरह के पदार्थों को आप मेटल कहोगे। नॉन मेटल जो अधातु होती है वो सॉलिड, गैस, लिक्विड कुछ भी हो सकती है और ब्रिटल होती है। उसके अलावा ना तो वो डक्टाइल होगी, ना वो लचीली होगी, ना आघातवर्धनीय होगी, ना चमकीली दिखेगी। उसके बाद मेटलॉइड को हमने कहा कि मेटल नॉन मेटल दोनों के गुण बताने वाले पदार्थ को मेटलॉइड उपधातु कहा जाता है। जैसे बोरोन ले लिया, जैसे सिलिकॉन ले लिया। सिलिकॉन अधातु होकर भी धातु के गुण बताता है, बोरोन अधातु होकर भी धातु के गुण बताता है, आर्सेनिक भी इसी प्रकार इसमें पाया जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया व्हाट इज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। धातु, अधातु, उपधातु क्या होते हैं। अब हम चलते हैं, ये हमने कहा था एलिमेंट की बात कर ली। अब अपन बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होंगे, दो प्रकार के कंपाउंड आपको देखने मिलेंगे। अब कंपाउंड होते क्या चीज़ें, एलिमेंट में अपन ने क्या बताया, एलिमेंट या तत्व हमने बोला इस टाइप के एटम जिनके अंदर क्या होते हैं, एक ही टाइप के एटम प्रेजेंट होंगे। तो अपन यहाँ पे बताते हैं कंपाउंड की जब अपन बात करते तो अपन क्या कहेंगे, दो या दो से ज़्यादा एटम यहाँ पे होंगे, जैसे कि वाटर बता दिया था, जैसे कि अमोनिया बता दिया था। इज दैट क्लियर? अब अपन ने कहा इसी कंपाउंड को हमने दो पार्ट में डिवाइड और कर दिया, जिसमें एक को अपन ने बताया ऑर्गेनिक, एक को हमने नाम दिया इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्या होता है, ऑर्गेनिक मतलब हमने इसको नाम से बताया कार्बनिक, और इसको हमने क्या बताया इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक। ऑर्गेनिक मतलब ऐसे पदार्थ जो कि क्या होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से आपको मिलेंगे। सजीव वस्तुओं से मिलने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, कार्बनिक पदार्थ, और इनऑर्गेनिक हम कहते हैं निर्जीव वस्तुओं से मिलने वाला, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से, निर्जीव चीज़ों से। ये लिविंग से मिलेगा आपको, ये नॉन लिविंग से मिलेगा। ये सजीव से मिलने वाला है, ये आपको निर्जीव से मिलेगा। ये बात समझ में आ गई। ऑर्गेनिक ऐसे पदार्थ हैं जो कि क्या मिलते हैं हमको, सजीव से मिलते हैं। इनऑर्गेनिक हो गए नॉन लिविंग से मिलते हैं, निर्जीव से मिलते हैं। कौन सी नॉन लिविंग थिंग, जैसे हम बात करते हैं ऑर्गेनिक की, पहले समझ लेते हैं। ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थ जो कि आपको लिविंग या सजीव चीज़ों से मिलेंगे, जैसे कि अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं, ग्लूकोज की बात कर ली, ठीक है, स्टार्च हुआ, ग्लूकोज हुआ, कुछ इस तरह के पदार्थ हैं जो आपको सजीव से मिलते हैं, सजीव चीज़ों से मिलेंगे आपको। इनऑर्गेनिक की बात करते हैं अकार्बनिक पदार्थ जो निर्जीव चीज़ों से मिलेंगे, जैसे कि अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये पदार्थ आपने देखे हैं, कैल्शियम क्लोराइड MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, NaCl हुआ, सोडियम क्लोराइड की बात कर ली, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट भी होता है CaSO4, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, और भी बहुत सारे हैं जो अपने नेचर में बहुत सारे सॉल्ट पाए जाते हैं। अब ये सारे जो है ये अकार्बनिक पदार्थ हैं, क्योंकि ये सारे निर्जीव से मिलते हैं। मतलब अपनी धरती पर या हम कहेंगे अर्थ पे जो जितने भी रॉक्स पाए जाते हैं, जो भी चट्टानें मिलती हैं, जो ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, उन सब के अंदर ये अकार्बनिक नॉन लिविंग निर्जीव वस्तुओं से ये आपको सारे जितने भी अपने एग्जाम्पल लिए, ये सारे आपको यहाँ से मिलेंगे। तो ये सारे एलिमेंट कौन कौन से, इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक जो नॉन लिविंग से मिलेंगे, ऑर्गेनिक, कार्बनिक, लिविंग सजीव से मिलने वाले हैं, जिनके अंदर हमने एग्जाम्पल क्या ले लिया, ग्लूकोज का ले लिया, C6H12O6, ग्लूकोज की बात कर ली हम लोगों ने। और उसके बाद हमने स्टार्च की बात करी, और भी बहुत मॉलिक्यूल है जो हमको क्या मिलते हैं, सीधे सजीव से मिलते हैं। ये एग्जाम्पल्स हो गए इनके, तो आप लोगों को क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने बात करी थी मैटर की, पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। भौतिक गुण हमने देख लिया, इसके सॉलिड होगा, लिक्विड होगा और गैस होगा। केमिकल को दो में डिवाइड कर दिया हम लोगों ने, बांट दिया, प्योर और मिक्सचर होगा। प्योर शुद्ध होगा, तो शुद्ध भी कितने प्रकार का हो सकता है, या तो तत्व होगा या यौगिक होगा, एलिमेंट होगा, कंपाउंड होगा। एलिमेंट में हमने देख लिया मेटल धातु होगा, नॉन मेटल अधातु होगा, मेटलॉइड उपधातु होगा।
कंपाउंड यौगिक हमने देखा दो प्रकार का हो सकता है, ऑर्गेनिक कार्बनिक होगा, इनऑर्गेनिक अकार्बनिक होगा। ऑर्गेनिक कार्बनिक जो आपको लिविंग से मिलेगा, सजीव वस्तुओं से मिलेगा, इनऑर्गेनिक अकार्बनिक होगा जो नॉन लिविंग निर्जीव वस्तुओं से मिलेगा। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, ये हमारा प्योर पार्ट खत्म हो गया इसका, शुद्ध वाले हिस्से का। अब अपन आते हैं अपने मिक्सचर पे। अब मिक्सचर की बात कर लेते हैं हम। मिक्सचर की बात करते हैं तो मिश्रण जो होता है, मिश्रण में क्या होगा, इट कंटेन 2 और मोर देन 2 टाइप ऑफ पार्टिकल, 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना हुआ होगा तो उसको अपन मिक्सचर या मिश्रण कहते हैं। अब ये मिश्रण अपना 2 प्रकार से होता है, जिसमें पहला वाला प्रकार है होमोजीनियस मिश्रण, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं सममांगी मिश्रण। आपने वर्ड सुना होगा सममांगी मिश्रण, तो इसको अपन क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस को कहते हैं विषमांगी मिश्रण, सममांगी मिश्रण एंड विषमांगी मिश्रण। होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब सममांगी विषमांगी में क्या होता है, इसमें क्या होगा, जब आप इसमें एक पदार्थ में दूसरा पदार्थ मिलाते हो तो मिलाने के बाद एक पदार्थ दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, घुल जाता है, मिल जाता है, और मिलने के बाद आपको क्या देता है, नया पदार्थ देता है जो कि एक ही परत या एक ही लेयर में, एक ही सतह में उपस्थित होगा, एक ही अवस्था में पाया जाएगा। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि वाटर प्लस सॉल्ट, वाटर प्लस शुगर, क्या है ये, जल और लवण, जल और शक्कर, ठीक है। अब आप देखोगे पानी के अंदर जैसे आप नमक डालते हो, पानी में जैसे आपने नमक घोला डाला, उसको क्या होगा, पानी में नमक जाएगा, नमक घुलेगा, अच्छे से आप उसको घोलोगे, अच्छे से घुलने के बाद आपको क्या मिलेगा, नमक वाला पानी एक ही लेयर में होगा। आपको उसमें कुछ और फेस, हम कह सकते हैं कुछ और अवस्था दिखाई नहीं देगी। ये रहा एक गिलास पानी, पानी के अंदर मैंने क्या करा, 1 स्पून इसके अंदर नमक डाल दिया। अब जैसे ही नमक इसके अंदर आया, नमक घुलना स्टार्ट हुआ, और कुछ टाइम बाद आपको वाटर इस तरीके का दिखाई देगा, बिल्कुल क्लीन। आपको नमक दिखेगा ही नहीं उसमें, क्योंकि नमक क्या हुआ, वाटर के अंदर पूरा, पानी में पूरा घुल चुका है, पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुका है। इसका मतलब ये जो मिश्रण होगा, जिसमें दोनों फेसेस क्या है, जो अपन बात करेंगे, एक सब्सटेंस दूसरे में गया, एक पदार्थ दूसरे में जाने के बाद क्या हो गया, उसमें अच्छे से घुल गया। घुलने के बाद क्या हुआ, घुलने के बाद उसने एक सॉल्यूशन अपन को दे दिया, एक विलयन ऐसा दे दिया, इसमें कोई भी लेयर या कोई भी सतह या दूसरी अवस्था आपको दिखाई नहीं देगी। ये घुल मिलकर एक ही अवस्था, एक ही फेज में आ जाएगा। इसको अपन कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और जब अपन कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसके अंदर क्या होती है, 2 और मोर देन 2 फेजेस प्रेजेंट होगी, 2 और मोर देन 2। इसमें क्या थी, आपके एक ही फेज थी, 1 फेज होती है, एक अवस्था होती है। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा अवस्था होगी, जैसे वाटर प्लस सैंड, एयर, ब्लड, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए इसके। कैसे एग्जाम्पल्स हुए, अब आप लोग समझिए। विषमांगी मिश्रण में अपन ने क्या बताया, हेट्रोजीनियस के अंदर अपन कह रहे हैं 2 या 2 से ज़्यादा फेजेस होंगी। फॉर एग्जाम्पल, हम पानी में मिट्टी लेते हैं, मिट्टी लेने के बाद पानी में आप डालोगे 2 या 3 चम्मच मिट्टी पानी में मिलाते हो। मिट्टी जैसे पानी में मिलाओगे तो क्या होगा, क्या वो घुल जाएगी, नहीं, वो कभी भी पानी के अंदर घुलती नहीं है। वो क्या करेगी, डिज़ोल्व होते 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 होते, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये ले लिया मैंने वाटर, वाटर के अंदर ये गिलास फुल ऑफ वाटर, पानी पड़ा हुआ है इस गिलास के अंदर। जैसे ही आपने इसमें क्या डाला, रेत डाली, मिट्टी डाली, मिट्टी डालने के बाद क्या होगा, ये पानी के अंदर घुलेगी घुलेगी घुलेगी। घुलने के लिए हम चम्मच से घुलाते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं, मिलेगी मिलेगी। कुछ समय बाद क्या होगा, ये घुलेगी नहीं, वाटर आपका यहाँ पे है, सैंड आपकी यहाँ पे कलेक्ट हो गई है, मतलब सैंड यहाँ पे आके इकट्ठी हो गई, नीचे जम गई है। मतलब आपको जो मिला है आपका सॉल्यूशन, वो क्या है, सॉल्यूशन कंप्लीट एक फेज में नहीं है, सॉलिड नीचे बैठा हुआ पार्ट है, लिक्विड ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। इट मीन्स अपन ने शुरू में पढ़ा ना, सॉलिड पार्ट हैवी होता है तो नीचे बैठ जाता है, ऐसे ही सैंड के पार्टिकल हैवी होंगे तो क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, और आपको यहाँ पे लिक्विड भी दिखाई देगा, सॉलिड भी दिखाई देगा। मतलब हमने क्या कहा, 2 या 2 से ज़्यादा अवस्थाएं आपको देखने को मिलेंगी, 2 और मोर देन 2 फेजेस आपको देखने मिलती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर। नाम से समझ में आता है, होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट। होमोजीनस मतलब इसके अंदर हम कहेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, एक पदार्थ दूसरे में अच्छे से घुल रहा है, तो आपको एक ही अवस्था देखने मिल रही है, साफ पानी। पानी में नमक डाला, अच्छे से घोला, घोलने के बाद क्या हुआ, आपको साफ पानी मिला। पानी में शुगर डालोगे, शुगर आसानी से नहीं घुलेगी, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते ही घुल जाएगी, मतलब ये कंडीशन पे घुल सकती है।
घुलने के बाद अपन देखेंगे पानी भी अपन को साफ दिखेगा, शक्कर का पानी भी आपको बिल्कुल साफ दिखेगा, कहीं शक्कर या नमक आपको बैठा हुआ नहीं दिखेगा। इसका मतलब ये वन फेज वाला पदार्थ है, एक फेज वाला, एक अवस्था वाला पदार्थ है। दूसरे की हम बात करते हैं तो अपन क्या कहते हैं, 2 और मोर देन 2 फेज देखने को मिलेगी इसके अंदर, मतलब इनमें चीज़ें पूरी तरह से डिजोल्व नहीं होगी, पूरी तरह से घुलेंगी नहीं। कैसे नहीं घुलेंगी, जैसे अपन ने एग्जाम्पल ले लिया, पानी में आपने क्या डाली, मिट्टी डाली, मिट्टी डाल के घोलने की कोशिश करी, लेकिन कुछ देर बाद हमने देखा तो वो नीचे बैठ गई। इसका मतलब इसमें 2 अवस्था दिख रही है, लिक्विड भी है और सॉलिड भी है। दूसरा एग्जाम्पल अपन एयर का ले लेते हैं, जैसे कि हवा होती है, हवा के अंदर क्या क्या होता है, वाटर वेपर्स भी होंगी, पानी की बूंदें भी होंगी, अलग अलग गैसें भी होंगी, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और दूसरी जो गैसेस होती है कम कुछ अमाउंट में, और डिफरेंट गैसेस हैं, वाटर वेपर हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, ठीक है, धूल के कण, नमी हो गई उसमें, ठीक है, पानी की बूंदें आ गई। तो कितना मिश्रण होता है हवा के अंदर, और वो मिश्रण कैसा होता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर है, क्योंकि ये सारे हवा में उपस्थित तो होंगे लेकिन उसमें घुलकर कोई एक चीज़ को नहीं बनाएंगे। इज दैट क्लियर? पानी लेते हो आप घर में, रसना बनाते हैं हम लोग, रसना देखा होगा आप लोगों ने सभी ने। जैसे आप 1 गिलास पानी में रसना के 2 चम्मच डालोगे, घोलोगे तो क्या होगा, घुल के आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पानी के अंदर आप कोई छोटे मोटे पार्टिकल डाल दो, पानी के अंदर आप क्या डालोगे, जैसे आपने कुछ भी राई डाल दिया, घर में हम जीरा राई या ऐसी चीज़ें लेते हैं, दाल चावल में से कोई भी चीज़ आप डाल दोगे, इसमें 2 चम्मच डालो, घोलो, मिक्स करो, क्या वो घुल जाएगा? नहीं घुलेगा। चावल दाल या कोई भी चीज़ आपने ले ली, सेंट के पार्टिकल ले लिए, डस्ट के पार्टिकल ले लिए, पानी में डाल के आपने घुला तो वो नीचे बैठ जाएंगे। इसका मतलब वो 2 फेज को बताएंगे, या 3 फेज, या 2 या 2 से ज़्यादा फेज आपको देखने को मिलेगी। इट मीन्स हेट्रोजीनस मिक्सचर कभी भी मिक्स नहीं होता, वो विषमांगी मिश्रण होता है जिसके अंदर 2 अलग अलग अवस्थाएं आपको देखने मिलती हैं, 2 या 2 से ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इस चीज़ को अपन क्या कहते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर, विषमांगी मिश्रण। तो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया कि आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े केमिस्ट्री के, जिसमें अपन ने पदार्थ या द्रव्य की बात की या मैटर की बात की। 2 प्रकार से बता दिया, फिजिकल केमिकल। फिजिकल भौतिक में सॉलिड लिक्विड गैस क्या होते हैं हमने समझ लिया। केमिकल वाले में 2 देख लिए, प्योर होता है, मिक्सचर होता है। प्योर के अंदर एक ही टाइप के पार्टिकल्स होंगे, मिक्सचर में 2 या 2 से ज़्यादा पार्टिकल्स हो सकते हैं। एक ही टाइप के पार्टिकल भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड, तत्व, यौगिक। तत्व भी कितने प्रकार के होते हैं, मेटल धातु, नॉन मेटल अधातु, मेटलॉइड उपधातु। धातु के अलग गुण हैं, अधातु के अलग गुण हैं, इन दोनों को मिला दो तो उपधातु के गुण आ जाते हैं। कंपाउंड यौगिक का हमने बताया, ऑर्गेनिक कार्बनिक जो आपको सजीवों से मिलेगा, इनऑर्गेनिक अकार्बनिक जो आपको निर्जीव वस्तुओं से मिलेंगे। उसके बाद हम मिक्सचर के अंदर चले तो 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल्स हैं, जिसमें एक तो है होमोजीनस, एक साथ मिक्स हो जाते हैं, घुल जाते हैं। हेट्रोजीनस जिसमें वो आपस में एक साथ घुलते नहीं है, तो अलग अलग अवस्थाओं में मिल जाते हैं। इज दैट क्लियर? सभी को आसानी से समझ में आ गया कि अवस्था या पदार्थ क्या होते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप डाउट सेक्शन में जाके डाउट इसके बारे में जो भी आपको नहीं समझ में आई चीज़ बच्चों, वो आप यहाँ पे आके पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। स्टूडेंट्स आते हैं अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब अपन ने अभी तक पढ़ा अपने बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे हम लोग, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था मैटर, और मैटर कितने टाइप का हो सकता है, उसका क्लासिफिकेशन कैसा होता है, किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं, उसको किस प्रकार हमने वर्गीकृत किया था, वो सब हम लोग लास्ट वाले में टॉपिक में देख के आए। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जो अपन चल रहे हैं वो है अपना लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन या अपन कह सकते हैं कि केमिकल कॉम्बिनेशन होने के लिए, रासायनिक बंध बनने के लिए कितने नियम काम में आते हैं। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, किस तरह से कॉम्बिनेशन होता है, किस तरह से जुड़ते हैं अणु आपस में, वो रासायनिक रूप से किस तरह जुड़ेंगे, तो उसके लिए कुछ नियम दिए गए हैं, 2 प्रकार के नियम। तो उसको अपन बताते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और दूसरा नियम है आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। ये 2 केमिकल कॉम्बिनेशन के रासायनिक बंध बनने के या रासायनिक रूप से जुड़ने के लिए 2 प्रकार के लॉ आपके पास हैं। फर्स्ट इज लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा है आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम था उसे दिया था लेविजर साइंटिस्ट ने। ये साइंटिस्ट को हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए केमिस्ट्री के या रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो अपन ये बताएंगे एंथनी लेविजर साइंटिस्ट थे, जो कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कहलाते हैं, या हम कह सकते हैं केमिस्ट्री के, रसायन विज्ञान के जनक कहलाते हैं।
तो यहाँ पे अपन ने क्या बताया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया गया था इन साइंटिस्ट के थ्रू, लेविशर साइंटिस्ट के थ्रू। अब ये लॉ क्या कहता है, ये नियम क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस मास इज नॉट क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। क्या कह रहा है ये? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को, या मास कहते हैं हिंदी में अपन द्रव्यमान कहते हैं, द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये आपको लॉ समझ में आया? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की बात कर रहे हैं। ये नियम आपको लेविशर साइंटिस्ट ने दिया था, जो फादर ऑफ केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के जनक कहलाते हैं। अब इन्होंने क्या लॉ दिया, क्या नियम दिया, वो ध्यान से सुनिए। मास इज नॉट क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो, ना ही नष्ट कर सकते हो। इसका मतलब कि अपन यहाँ पे कह रहे हैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, जितना अभिकारक हमने काम में लिया, रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है? अभिकारक। अभिकारक की कुल मात्रा किसके बराबर होगी? उत्पाद की कुल मात्रा के बराबर। कुल मात्रा अपन ले लेते हैं, कुल मात्रा यहाँ पे है किसकी? उत्पाद की। वो किसके बराबर होगी? कुल मात्रा अभिकारक के। हम यहाँ कहेंगे टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का जितना द्रव्यमान, जितनी मास था, जितना मात्रा थी उसकी, वो बराबर होगी टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, कुल मात्रा उत्पाद के। कैसे होगी वो अपन एग्जांपल से देख लेते हैं। यहाँ पे हमने दिए हाइड्रोजन के 2 अणु और क्लोरीन के 2 अणु। हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलकर क्या बना देते हैं? HCl बनाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं। अब आप खुद देखिए, हाइड्रोजन के अंदर अगर अपन देखते हैं तो इसका कितना मास आता है? 2 आ गया। क्लोरीन का अपन देखते हैं 1 मोल का कितना होता है? 35.5 होता है इसका द्रव्यमान, 35.5 इसका द्रव्यमान होता है एक अणु का। तो 2 अणु का कितना हो गया मिला के? टोटल 71। जब हम यहाँ पे इन दोनों के मास को जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है? ये 73 ग्राम, 73 ग्राम निकल के आता है। और यही चीज़ अगर अपन यहाँ पे देखें, ये तो क्या थी आपकी क्रियाकारक, या हम कहेंगे रिएक्टेंट का मास निकल के आया 73। लेकिन जब आप देखोगे रिएक्शन होने के बाद, HCl बनने के बाद, अगर हम इसके मात्रा देखते हैं, इसका मान देखते हैं कि कितनी मात्रा, कितना मास निकल के आता है, तो आप देखिए अगर हाइड्रोजन के लिए 1 मोल है तो इसके लिए 135 था, 35.5 क्लोरीन 1 अणु के लिए। इसको हम 2 से करेंगे क्योंकि 2 मोल हमारे पास यहाँ पे बने हैं। जब आप इसका मान देखोगे तो ये भी कितना आएगा? 73। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? रिएक्टेंट या क्रियाकारक की जितनी मात्रा थी, उत्पाद की भी उतनी मात्रा आपको मिलेगी। तो क्रियाकारक, उत्पाद, इसका मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इन दोनों का जो अमाउंट देखेंगे अपन, जितना टोटल मास रिएक्टेंट का था उतना ही मास प्रोडक्ट का मिला है। इसका मतलब ये लॉ हमें क्या कहता है? साफ साफ कि मास को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो, ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। जितनी अमाउंट, जितनी मात्रा आपने ली है, उतना ही मात्रा आपको यहाँ पे उत्पाद के रूप में मिलेगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमें ये बताता है कि आप कोई भी अभिक्रिया कर लो, उस अभिक्रिया में जितना आपने रिएक्टेंट लिया है, जितना अभिकारक लिया है, उतना ही उत्पाद आपको मिलेगा। मान लीजिए आपने 1 किलो यहाँ पे अभिकारक ले लिया तो आपको उत्पाद भी 1 किलो ही मिलेगा। वो ना तो कम होगा, ना ही वो बढ़ेगा। बात समझ में आई सभी को मेरी? मैं कह लेती हूँ 500 ग्राम मैंने क्या किया? अभिकारक लिया, तो आपको 500 ग्राम ही उत्पाद उसका मिलेगा। उसमें से 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम ना तो बढ़ेगा, ना ही उसमें से घटेगा। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जिसको किसने दिया था? लेविशर साइंटिस्ट ने दिया था, जो फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहलाते हैं। अब यही एग्जांपल से हम लोगों को समझ में आ गया इसीलिए कि किस तरह से हुआ है। या आप चाहो तो नोट कर सकते हो, ये डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए ताकि आपको नोट करने में आसानी रहे। अब यहाँ पे ये रिएक्शन नोट कर लीजिएगा, सब लोग लिख लीजिएगा मेरे साथ ही। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है, ये कह रहा है नॉट एप्लीकेबल टू न्यूक्लियर रिएक्शन। नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए ये नियम काम नहीं करता है। नाभिकीय अभिक्रियाएं अगर आपने पढ़ी होगी, न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभिकीय अभिक्रियाएं आप पढ़ के आए होंगे पहले, तो हम उसमें क्या देखते हैं? उसका प्रोसेस, उसका आप कह सकते हो फिनोमेना, वो सारा का सारा इस वाली केमिस्ट्री से अलग है। उसमें क्या होता है? उसमें मास कम हो जाता है। वो कैसे होता है उसका एक अलग फिनोमेना है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन हमें सिर्फ इतना अभी समझना है कि कोई भी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया अगर हम लेते हैं तो उसमें ना तो द्रव्यमान घटेगा, ना ही बढ़ेगा। इट मीन्स ना तो वो क्रिएट होगा, ना ही वो डिस्ट्रॉय होगा।
ना बढ़ेगा ना घटेगा, लेकिन जितना है उतना का उतना ही रहेगा। ठीक है, एक्सेप्शन है नाभिकीय अभिक्रिया की बात अलग है, एक्सेप्शन हम पढ़ते हैं, अपवाद कहीं ना कहीं आते हैं, तो यहाँ पे एक अपवाद है कि नाभिकीय अभिक्रिया में ये नियम काम नहीं करता। क्यों नहीं करता वो हम और डिटेल में आगे बाद में देखेंगे। अब अपन सेकंड लॉ पे आ जाते हैं, अपना लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्लियर है सभी को किस प्रकार होता है। अब अपन आते हैं अपने नेक्स्ट नियम पे, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम, जो कि साइंटिस्ट ने दिया था, प्रोस्ट थे साइंटिस्ट, उन्होंने ये नियम दिया था। अकॉर्डिंग टू हिम अ कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज बट रेशियो ऑफ ईच कंपोनेंट रिमेन सेम। मतलब हम यहाँ पे कहते हैं कि कोई भी यौगिक हमें मिलता है, ये लिख लीजिए आप, हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं, अलग अलग स्रोतों से लिया गया यौगिक या लिए गए यौगिक, अलग अलग स्रोतों से लिए गए समान यौगिक का हर कण का अनुपात समान ही रहेगा। ये लाइन समझ में आई? हमने क्या बोला, अ कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज बट रेशियो ऑफ ईच कंपोनेंट रिमेन सेम। एक कंपाउंड हम अलग अलग सोर्सेज से ले सकते हैं, लेकिन उसके हर कंपोनेंट का क्या होगा, रेशो सेम रहेगा, अनुपात सेम रहेगा। अलग अलग स्रोतों से लिए गए समान यौगिक का हर कण का अनुपात समान ही रहेगा। ये लाइन समझ में आई? इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, पानी, वाटर है, वाटर आपको पता है हर जगह अवेलेबल होता है, कुएं का पानी ले सकते हैं, तालाब का पानी ले सकते हैं, जो हमारे घर पे पीने वाला पानी होता है हम वो ले सकते हैं, आरओ का पानी ले लीजिए, पहाड़ में नदियों से बहने वाला पानी ले लीजिए, समुद्र का पानी ले लीजिए, कहीं का भी पानी आप ले आइए, सभी जगह का वाटर इकट्ठा करके ले आइए। लेकिन जब आप देखोगे तो हर वाटर के अंदर आप देखोगे जितना हाइड्रोजन का अनुपात है, जितना ऑक्सीजन का अनुपात या जितना ऑक्सीजन का रेशो है वो सेम रहेगा, वो बदलेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल जब हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर में आप देखोगे 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलकर H2O मॉलिक्यूल बनाते हैं। जहाँ पे 2 हाइड्रोजन है इसका मतलब क्या हो गया, इसका अपन कहेंगे 2 आ गया। 1 सिंगल ऑक्सीजन है, इसका वेट कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा। दोनों को आप ऐड करोगे टोटल कितना वेट हो गया वाटर का, वो आ गया 18 आ गया। और यही चीज़ अगर हम रेशो में निकालें तो रेशो में क्या निकालते हैं, 1:8 = 9। ये रेशो जब हम निकालते हैं वाटर मॉलिक्यूल के लिए तो वो इस तरह निकल के आता है। अब जो रेशो है मतलब क्या कहेंगे हम, हाइड्रोजन का 1 अणु ऑक्सीजन के 1 भार से, हाइड्रोजन के 1 मोल भार से, ऑक्सीजन के 8 मोल भार से मिलकर 9 मोल जो मिलते हैं वो आपको क्या मिलता है, 9 मोल किसके मिलता है आपको, ये वाटर का मोल आपको मिलता है। इसका मतलब जो ये रेशो है 1:8 वो आपको हमेशा इक्वल मिलेगा, कहीं भी कम या ज़्यादा नहीं होगा। इज दैट क्लियर? सभी को समझ में आया? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन हमने कहा स्थिर अनुपात का नियम प्रोस्ट ने दिया था। इसमें हमने बोला कि अलग अलग सोर्सेस से अगर आप सेम कंपाउंड लेके आते हो तो उसका जो रेशो होगा कंपोनेंट का, उसके अवयवों का, उसके कणों का जो अनुपात होगा या रेशो होगा वो समान ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर अपन कहते हैं हाइड्रोजन का 1 पार्ट ऑक्सीजन के 8 पार्ट मिलके नाइट्रोजन और वाटर का 9 पार्ट बनाता है, तो ये रेशो जो है 1:8 = 9। ये आपको चाहे किसी भी जगह पे सेम मिलेगा, चाहे आप नदी का पानी ले आओ, तालाब का पानी ले आओ, आपको कह रही हूँ समुद्रों का पानी ले आते हैं हम, आरओ का वाटर ले लें, कहीं का भी वाटर सैंपल जब हम लाएंगे तो हमें ये रेशो जो मिलेगा वो एग्जैक्ट सेम मिलेगा, वो चेंज नहीं होगा। पर यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन आ जाता है। जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो या हम कोई भी चीज़ पढ़ें तो हर जगह एक्सेप्शन अवेलेबल होते हैं, तो केमिस्ट्री में भी आपको एक्सेप्शन देखने मिलेंगे। इस लॉ का भी एक्सेप्शन ये है कि आइसोटोप समस्थानिक पर प्रभावी नहीं होता। समस्थानिक आपको पता है व्हाट इज आइसोटोप। आइसोटोप के अंदर अपन क्या बताते हैं कि इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर पे निर्भर करता है। ये क्या चीज़ होती है, ये हम एटम्स में पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझिएगा, ये हम आगे पढ़ेंगे। अपना नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो क्या होगा, एटम अणु से रिलेटेड होगा। मैं आपको वहाँ अच्छे से बताऊंगी व्हाट इज आइसोटोप्स। आप समझ लीजिए आइसोटोप्स जिसको हम हिंदी में समस्थानिक कहते हैं, ये जो नियम है ये समस्थानिकों पर लागू नहीं होता।
और ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम था वो नाभिकीय अभिक्रियाओं पर लागू नहीं होता। तो इस सेट क्लियर, सभी को समझ में आ गया बच्चों आसानी से कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान सुरक्षित रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, चाहे आप कैसी भी अभिक्रिया करवाओ। इसी तरह से स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन क्या कहता है कि कोई भी कंपाउंड का प्रपोर्शन या किसी भी कंपाउंड का अनुपात हमेशा स्थिर रहेगा, चाहे वो कंपाउंड आप कहीं से भी ले लो तो भी आपको इनका जो अनुपात होगा, जो रेशो होगा, जो अपन कहेंगे प्रपोर्शन होगा, वो बराबर रहेगा, अनुपात बराबर रहेगा, वो कभी भी किसी भी कंडीशन में नहीं बदलेगा। इन दोनों के एक एक एक्सेप्शन देख लिए, बाकी अपन कहते हैं कि जनरली जो है ये दोनों लॉ सभी कंपाउंड्स पर काम करते हैं। ठीक है क्लास, इतना समझ में आया आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी इसके बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।